नमस्कार बच्चों, मैं निम्बल सैनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके इस क्लास में। तो हार्दिक अभिनंदन है। फटाफट से सारे बच्चे आ जाओ जल्दी से। आज हमारा यहाँ पर देखिए हरिवंश राय बच्चन जी को ही पढ़ रहे हैं, आप सभी को पता है। एनसीईआरटी बोर्ड 12th क्लास हिंदी आरोभाग 2 में हम पद्यखंड पढ़ रहे हैं और पद्यखंड में अभी हमारा फर्स्ट चैप्टर है जिनके कवि है हरिवंश राय बच्चन जी और जिनकी 2 कविताएं यहाँ पर संकलित की गई है। पहली कविता थी बच्चों आत्म परिचय, जिसको हमने 2 लेक्चर में पूरा किया था, और आज उनकी दूसरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आत्म परिचय में आपने जाना कि उन्होंने अपना स्वयं का परिचय कैसे दिया है, कैसे वे संसार से अलग हो रखे हैं, कैसे संसार को अलग रखते हैं और संसारिक जो मोह माया है उनका त्याग करके प्रेम के बंधन में बंधना चाहते हैं, प्रेम के जीवन में, प्रेम रूपी संसार में भी जीना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। आज हम उनकी नई कविता देखने जा रहे हैं जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। दिन सही में ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जैसे आज सवेरा हुआ है, जैसे सुबह हुई और धीरे फटाफट ये समय कितनी तेजी से जा रहा है और देखना शाम कितनी जल्दी आ जाती है। तो यही हमारे जीवन में भी होता है कि हमारा जीवन भी जब हम जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद में हम सोचते हैं भाई अरे पूरी ज़िंदगी है, हमें तो बहुत सारा समय मिलेगा काम करने के लिए। हम सोचते हैं हमारे कर्तव्यों का पालन करना है तो उसके लिए भी बहुत सारा समय मिलेगा, कुछ अच्छे कार्य करने हैं उसके लिए भी बहुत सारा समय मिलेगा। लेकिन हम अगर ये सोचें कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, यानी कि हमारे जीवन का समय है वो जल्दी जल्दी व्यतीत हो रहा है, हमें जो भी काम करने हैं वो फटाफट से कर लेनी चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि कब पता नहीं हमारी जो शाम है वो जल्दी से आ जाए। तो समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, जो काम हमें दिखाई दे रहा है वो काम फटाफट से कर लेना चाहिए। ऐसे ही कवि ने यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी ने चिड़िया के माध्यम से, पक्षियों के माध्यम से, पथिक के माध्यम से, यानी कि जो राहगीर होते हैं उनके माध्यम से बताने का प्रयास करा है कि दिन जब जल्दी जल्दी ढलता है तो क्या प्रतिक्रिया होती है, और साथ ही स्वयं के जीवन के बारे में बताया है कि एक जो पक्षी है वो जाकर अपने बच्चों से मिलता है, एक पथिक जाकर अपने परिवार से मिलता है। अगर दिन जल्दी जल्दी ढलता है, शाम हो जाती है, लेकिन मैं तो अकेला हूं, मेरा एकाकीपन मुझे शाम के समय और ज़्यादा व्यथित करता है, और ज़्यादा दुखी करता है। तो ये समय जो जल्दी जल्दी जा रहा है और शाम का समय जो जल्दी जल्दी आ रहा है वो मेरे लिए पीड़ादायक है। तो यहाँ कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये हमने देख लिया है, और डिटेल में जब हम इस पद्यांश की इस कविता की व्याख्या करेंगे तब और समझ लेंगे। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, जिसका नाम है हरिवंश राय बच्चन की दूसरी कविता, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और ये हमारे लेक्चर 4 के रूप में है। ठीक है, आज इस चैप्टर का लेक्चर 4 है। कई ऐसे चैप्टर है जो बहुत लंबे लंबे हैं, पूरे नहीं होते, तो उनको ज़्यादा लेक्चर में करना पड़ता, क्योंकि एक साथ कर लिया, एक साथ अगर 2 कविताएं पढ़ा दी तो आपके खुद के माइंड में सेट नहीं होगा। तो इससे अच्छा है ना थोड़ा थोड़ा हम खाना खाए तो अच्छा से पचेगा, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें याद हो जाएगा। तो आप खुद बताइए कि जितना भी हमने पढ़ा है वो आपको क्लियर है या नहीं है, याद है ना, कि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारा याद है। ठीक है, ये थोड़ा काट देते हैं ना। तो देखिए पहले इस कविता को पहले पढ़ लेते हैं पूरी को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थक दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल में हो, मैं हूं किसके हित चंचल, सिर्फ यही लिखा हुआ है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता, उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बस इतनी कविता है ये, लेकिन इस इतनी सी कविता में भी इतना भाव भरा हुआ है। आप देखेंगे ना, जब हम पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कितना भाव है। भले ही यहाँ पे व्याख्या में मैंने कम शब्द लिखे हैं, लेकिन अगर आपकी व्याख्या में शब्द सीमा बड़ी हुई है तो आप इसको और बढ़ाकर लिख सकते हो अपने शब्दों में। तो ऐसा याद करना है, ऐसा तैयार करना है कि कहीं से भी प्रश्न उठकर आ जाए और हम उस प्रश्न का उत्तर न दे सके, ऐसा चैप्टर हम तैयार करेंगे ही नहीं। हम तो अंदर से चैप्टर तैयार करेंगे, ताकि चाहे गद्य का भाग हो चाहे पद्य का भाग हो, कहीं से भी कोई भी एक लाइन आ गई हमें पता चल जाए कि ये पंक्ति किस कविता की है, इतना हमें तैयार होना चाहिए। ठीक है, तो याद रहेगी ये सारी। अब चलते हैं हम हमारे पहले पैराग्राफ की तरफ, यानी कि पहले पद्यांश की तरफ। इसको देख लेते हैं, इसके साथ यहाँ पर व्याख्या करेंगे, उसके बाद प्रसंग के साथ में, और फिर व्याख्या करेंगे लिखित रूप में जैसे आपको लिखनी है।
तो देखिए क्या लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ढलना का मतलब क्या होता है, सूर्य अस्ताचल की तरफ जाता है। दिन का समाप्त होना। ढलने का मतलब क्या होता है, समाप्त होना। हो जाए न पथ। पथ का मतलब क्या होता है, रास्ता में रात कहीं। मंजिल भी तो है। मंजिल यानी कि जो आपका लक्ष्य है, जो आपका लक्ष्य है, जहां पहुंचना चाहते हो या फिर जहां पहुंचना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, ठीक है। भी तो दूर नहीं, यह सोच थक। दिन का पंथी। पंथी का मतलब क्या होता है, राहगीर। राहगीर रास्ते पर चलने वाला भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये हो गया ढलता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि ये जो दिन है, जो सुबह हुई है, ये दिन शुरू हुआ है, ये बहुत ही जल्दी से पता ही नहीं चलेगा कब अपने अस्ताचल की तरफ चला जाएगा। सूर्योदय जो हुआ है, सूर्यास्त की तरफ कब चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हम किसी काम में लगे हैं, आप जैसे आपके पास कोई काम नहीं है तब तो ठीक है, आपको ये दिन बहुत बड़ा लगेगा। लेकिन यदि आपके पास काम है, आप किसी उद्देश्य को, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य की पूर्ति में लगे हुए हो, तब क्या होगा बच्चों, तब आपके लिए जो समय है ना वो कम हो जाएगा। जब आपके पास बहुत सारा काम होगा ना तो ऐसा लगता है कि ये 24 आवर्स से एक दिन के जो 24 घंटे मिलते हैं वो भी कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास समय नहीं है। आप बहुत कम समय में बहुत सारा काम करना चाहते हैं। ऐसे ही यहाँ पे चिड़िया और पथिक के बारे में बताया है। यहाँ पथिक को दिया गया है। ये जो पैराग्राफ है ये किसके बारे में बताया है, पथिक को लेकर बताया है कि मान लीजिए कोई पथिक है, कोई अपने घर से निकला है और कहीं जाना चाहता है, तो वो रास्ते में जब पैदल चल रहा है, क्योंकि पैदल की बात बताइए, ऐसा नहीं है कोई गाड़ी वगैरह, ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि हो जाए न पथ में रात कहीं, कि हो जाए न कहीं रास्ते में रात कहीं, तो उसको डर है कि मैं रात को कहाँ रुकूंगा, मेरे रहने का आसरा नहीं है कहीं पर, तो मैं अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी, मैं अपनी मंजिल तक जल्दी से जल्दी पहुंचना चाहता हूं। इसलिए वो अपने, जैसे ही उसको लगता है कि सूर्यास्त होने वाला है, दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, तो वो अपने कदमों की जो चंचलता है वो बढ़ा देता है। अब कदमों की चंचलता बढ़ाना क्या होता है, पैरों को जल्दी जल्दी चलाना, फटाफट से अपने पैरों की गति को बढ़ा देना। हमें जैसे मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल में बेल लगने का जो समय है कि 7 बजे स्कूल पहुंचना है, और आप निकले हो घर से जितनी भी बजे निकले हो, लेकिन आपके कदम उस घंटी को याद करके कि भाई बेल लगेगी, घंटी बजेगी, यानी कि गेट बंद हो जाएगा, हो सकता है मुझे स्कूल में एंट्री न मिले, तो आपके कदम चंचलता भरते हैं या नहीं भरते हैं, बिल्कुल भरते हैं। क्यों भरते हैं, क्योंकि हमें वहां जल्दी पहुंचना है, क्योंकि बैल न लग जाए। तो इसी तरह से जो पथिक होता है, राहगीर होता है, जब अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक जाने के लिए रास्ते में चलता है, तो उसे लगता है कि समय जा रहा है, तो वो अपने पैरों में चंचलता लाता है, यानी कि पैरों में तेजी लाता है, और तेजी लाता है तभी वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा। तो पथिक के लिए ऐसा नहीं है कि रास्ते में चलने वाला, यहाँ पर जो पथिक की बात की जा रही है, जीवन के पथिक की बात की जा रही है। अब जीवन का पथिक क्या है, हम लोग हैं, हम इस जीवन को जी रहे हैं। हमारा जन्म हुआ वो हमारा सूर्योदय था, और हमारी मृत्यु होती है वो हमारा सूर्यास्त है। तो जब हम जन्म लेकर बड़े होते हैं और हमारे कर्तव्यों का बोध हो जाता है, कर्तव्यों का के बारे में पता चल जाता है, और हम जिस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, हम ये सोचते हैं कि बहुत समय है भाई, कर लेंगे। हम सोचते हैं भाई 12th में आए हैं, और 12th में अभी तो बोर्ड क्लास तो बहुत दूर है भाई, पढ़ लेंगे, क्या है, अभी तो बहुत समय है। लेकिन आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ये जो पूरा समय चला गया, और आपकी मंजिल बहुत दूर होगी, यानी कि आपका जो सिलेबस है अभी आपने पूरा किया ही नहीं है, और समय आपके पास नहीं रहेगा। तब क्या होगा, आपके अंदर स्पीड बढ़ेगी। वही स्पीड क्या है, चंचलता है। तो एक बच्चे ने पूछा कि मैम चिड़िया के माध्यम से बताइए, तो पक्षी के माध्यम से तो बताऊंगी, लेकिन हम खुद राहगीर है, इस जीवन के पथिक है, तो सबसे पहले तो हमारे माध्यम से बताना जरूरी है। आपको समझ में आया यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जीवन का जो समय है, जीवन रूपी जो दिन है, वो जल्दी जल्दी पूरा होने वाला है।
इसलिए आप अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहते हो, आप जिस मंजिल पर जाना चाहते हो वहां जाने के लिए अपने कदमों में शुरुआत से ही चंचलता भरकर चले तो आपकी मंजिल आपको मिल जाएगी। जैसे आप 12th क्लास में हैं तो आप अगर 12th में 90 अबव मार्क्स या 95 अबव मार्क्स लाना चाहते हो, हिंदी में किसी भी विषय में 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? आपको शुरुआत से ही अपने मन के अंदर, अपने कर्मों में या वे अपनी पढ़ाई में चंचलता लानी होगी, तेजी लानी होगी। जिस तरह से पढ़ रहे हैं उसी तरह से आपको पढ़ना है, अच्छे से बीच में रुकना नहीं है, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, कुछ भी सिलेबस अधूरा नहीं होना चाहिए, तब जाके आप ये इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हो। सही कह रही हूँ मैं? तो आपको आपकी 12th क्लास के उदाहरण के साथ में क्या आपको जीवन के उदाहरण के बारे में, हमारे जीवन रूपी जो दिन है उसके बारे में, या फिर हमारे मनुष्य रूपी जो पथिक है उसके बारे में आपको पता चल गया अच्छे से। तो ये जो पद्यांश है ये आपका क्लियर हो गया कि यहाँ पर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि वो मनुष्य से कह रहे हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, कि जो जीवन रूपी दिन है वो जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है। हो जाए न पथ में रात कहीं, कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। इसलिए जो पथिक है, मंजिल भी तो है दूर नहीं, मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं है। अगर मैं अपने कदमों में चंचलता भरता हूँ, अगर मैं अपने कदमों में तेजी लाता हूँ चलने की, तो मैं उस मंजिल को प्राप्त कर सकता हूँ। यह सोच थक दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यह सोच के थका हुआ जो दिन का पंथी है, जो पूरे दिन से चल रहा है, वो थका हुआ है, लेकिन उसे पता है कि मेरी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो अपने पैरों में चंचलता भरता है और जल्दी जल्दी ढलता है। क्लियर हो गया? अब चलते हम इसके प्रसंग की तरफ। तो देखिए प्रसंग क्या कह रहा है यहाँ पर। तो प्रसंग देखिए, अगर आप चाहो तो इसको संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है, मैं एक उदाहरण बता रही हूँ यहाँ पर, इसको आप संदर्भ लिख सकते हो। ठीक है, ये संदर्भ हो गया आपका कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है, से लिया गया है, उद्धृत किया गया है, ये भी लिख सकते हो। लिया गया है ये लिख रहे हो तो भी आपके मार्क्स नहीं कटने वाले हैं। और इसके गीतकार हरिवंश राय बच्चन जी है, हरिवंश राय बच्चन जी है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा, क्या हो गया? संदर्भ। अब करते हैं हम यहां पर इसका प्रसंग। आप चाहो तो प्रसंग में भी ये लिख सकते हो दोनों चीजें, और आप चाहो तो संदर्भ में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए प्रसंग क्या लिखना है कि प्रस्तुत गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा है? ये तो हो गया प्रसंग और ये हो गया संदर्भ। आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो, आप चाहो तो जैसे मैंने यहाँ प्रसंग लिखा है, सॉरी ये होगा नहीं, जैसे मैंने ये प्रसंग लिखा है तो आप चाहो तो इसको आप काट लो और यहाँ इसको प्रसंग भी लिख सकते हो, मतलब पूरे को प्रसंग भी लिख सकते हो। ठीक है, इस पूरे को आप प्रसंग भी लिख सकते हो और संदर्भ और प्रसंग अलग अलग भी कर सकते हो। आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि मैम संदर्भ आपने अलग बताया था, प्रसंग आपने अलग बताया। तो अगर आप संदर्भ लिखने हैं तो आपको प्रसंग लिखना जरूरी है अलग से, और अगर आप प्रसंग लिख रहे हैं तो संदर्भ में प्रसंग के अंदर ही अगर ये दोनों चीजें आ जाती है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके मार्क्स पूरे मिलेंगे, आपको बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर आप संदर्भ और प्रसंग अलग अलग लिख रहे हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो क्लियर है? आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसकी व्याख्या कि कवि जीवन की व्याख्या करता है। कवि जीवन की व्याख्या करता है, वह कहता है कि शाम होते देखकर यात्री तेजी से चलता है कि कहीं रास्ते में रात न हो जाए। उसकी मंजिल समीप ही होती है। समीप का मतलब क्या होता है?
पास ही, इसकी जो मंजिल है वो पास ही होती है। इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है, क्योंकि वो क्या सोच रहा है कि भले ही शाम हो रही है, लेकिन भले ही मैं थक गया हूँ, लेकिन मेरी मंजिल पास है। अगर मैं थोड़ा सा रुक गया तो मुझे रात को यहीं पर एकाकी जीवन बिताना पड़ेगा। मेरे घर में, मतलब मेरा घर है, मेरा परिवार है, तो मैं क्यों ना चाहूँ कि मैं फटाफट से जाऊँ, अपने पैरों में चंचलता भरूँ, अपने पैरों में तेजी लाऊं और रात होने से पहले मैं अपने घर पर पहुंच जाऊं। तो इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चलता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जल्दी ढलता प्रतीत होता है। प्रतीत का मतलब उसे दिखाई देता है, कि उसे लगता है कि मेरा लक्ष्य प्राप्त हो उससे पहले ही मुझे लगता है कि रात हो जाएगी और मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वो, जब उसे लगता है कि शाम होने वाली है, तो अपने पैरों में फटाफट से वो तेजी ला देता है। रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थकित, थकित का मतलब क्या होता है? थका हुआ। थकित का मतलब थका हुआ है, इसलिए थका हुआ शरीर भी उसका उल्लसित, तरंगित और आशान्वित मन उसके पैरों की गति कम नहीं होने देता है। उल्लासित है, क्यों उल्लासित है? क्योंकि अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहा है। वो तरंगित है, तरंगित क्यों है? क्योंकि फटाफट से उसको, क्योंकि रात हो गई तो उसको मालूम है मुझे यहाँ बीच में ही आराम करना पड़ेगा, बीच में ही रुकना पड़ेगा और मेरी मंजिल रुक जाएगी और मुझे दूसरे दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ, उसके अंदर एक जोश आ गया है, एक लहर आ गई है, उमंग आ गई है कि फटाफट से मैं जल्दी से अपने घर पर जाऊँ। और आशान्वित है, और उसे उम्मीद है, आशान्वित का मतलब उसे उम्मीद है कि मैं वहां तक जल्दी अगर कदम बढ़ाता हूं तो मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, क्लियर हो गया? अब चलते हैं विशेष की तरफ। तो कवि ने जीवन की क्षणभंगुरता और प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको यही बताया है कि हमारा जो जीवन है कैसा है, कभी भी समाप्त होने वाला है। ऐसा नहीं है कि आप, कोई व्यक्ति ने जन्म लिया है तो 100 वर्ष पूरे ही करेगा। आशीर्वाद तो देते भाई 100 वर्ष जियो, हजारों वर्ष जियो, लेकिन क्या हर व्यक्ति 1000 वर्ष या 100 वर्ष जीता है? हर व्यक्ति का एक समय होता है। जन्म लेने का समय तो उसका निश्चित होता है, वैसे ही मृत्यु भी निश्चित होती है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि बहुत कम समय में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसने जो अपने जीवन में नहीं किए हैं तो वो सोचता है कि अरे इतना बड़ा जीवन है, कर लेंगे। ऐसा नहीं सोचना चाहिए। पता नहीं कब हमारा सूर्यास्त हो जाए, पता नहीं कब वो रात आ जाए जिसके बाद हम कुछ कर ही नहीं पाए। इसलिए हमें समय रहते अपने दायित्वों का निर्वाह करना चाहिए, अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। ठीक है ना? इसलिए कहा गया है क्षणभंगुरता। ये जीवन कैसा है? क्षणभंगुर, कभी भी समाप्त हो जाता है। ठीक है, और वह प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है, लेकिन क्षणभंगुर है, लेकिन अपने दायित्वों का निर्वाह करना है। अपने उससे पथिक से जुड़े हुए जो भी लोग हैं उनसे वो प्रेम करता है, उनके प्रति उसके जो कर्तव्य है, उनके प्रति जो लक्ष्य प्राप्ति करनी है वो लक्ष्य प्राप्ति करनी है, तो वो प्रेम की व्यग्रता हो गया। दूसरा देखिए यहाँ पे कि जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि एक जैसे शब्द जब आते हैं, एक जैसे शब्द, जैसे धीरे धीरे, पुनरुक्ति प्रकाश है, जल्दी जल्दी, बार बार, ठीक है, ये जो बार बार शब्द आता है या एक ही शब्द दोबारा रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं? पुनरुक्ति। पुनः यानी फिर से, रुक्ति यानी कि उक्ति, फिर से कहना। एक ही शब्दों को फिर से कहना क्या हो जाता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। तीसरा देखिए, भाषा कैसी है? बिल्कुल हरिवंश राय बच्चन जी की दोनों कविताओं की भाषा सरल है, सहज है और भाव के अनुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तो आप आत्मपरिचय कविता में भी अगर भाषा की बात करते हैं तो आप सरल, सहज, भाव अनुकूल और साहित्यिक खड़ी बोली लिखिएगा, क्योंकि उसमें साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। चौथा देखिए, जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है। अब जीवन को बिंब के रूप में कैसे व्यक्त किया है? जीवन क्या है भाई? दिन। दिन को क्या बता दिया है? जीवन बता दिया है। तो जीवन को दिन रूपी बिंब के रूप में व्यक्त किया गया है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी कि हमारा जो जीवन है वो जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है, जल्दी जल्दी इसका समापन होने वाला है। हो सकता है मृत्यु को हम जल्दी से प्राप्त हो जाए। तो इसलिए जो भी कार्य करने हैं अपने मन में, अपने शरीर में और अपने लक्ष्य में तरंग को उत्पन्न करके फिर कार्य करने हैं। वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति हुई है। वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार क्या होता है? देखिए बच्चों, श्रृंगार क्या है? 2 प्रकार का होता है। पहला होता है संयोग, ठीक है, पहला कौन सा होता है? संयोग, और दूसरा होता है वियोग।
ठीक है। अब ये दोनों प्रेम में ही होते हैं, इनका जो स्थायी भाव है दोनों का प्रेम ही होता है, ठीक है। अब संयोग कब होता है? जब पथिक अपने परिवार वालों से मिल लेता है या अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेता है, वो क्या है? संयोग श्रृंगार। लेकिन यहाँ पर पथिक अभी दूर है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति से काफी दूर है, तो वो कौन सा हो गया है बच्चों? वियोग श्रृंगार हो गया है, ठीक है। वियोग यानी कि बिल्कुल बिछड़न नहीं है, लेकिन प्रेम के कारण अपने परिवार से, अपने लक्ष्य से वो प्रेम कर रहा है, लेकिन वो दूर है अभी, इसलिए इसमें वियोग श्रृंगार की बात की गई है। तो समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं, अब चलते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ की तरफ, यानी कि दूसरे पद्यांश की तरफ। ध्यान से पढ़िएगा तभी समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पर जो हरिवंश राय बच्चन जी ने पूरी कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, वो छोटी सी कविता है, लेकिन छोटी सी कविता के 3 भाग है, तीनों भागों में अलग अलग तत्वों की व्याख्या की है। जैसे पहले की है पथिक की, ठीक है। अब यहाँ पर किसकी की है भाई? पक्षी की है। अब आप चिड़ियाओं का नाम ले सकते हो, पक्षी में आप चिड़िया का, एक बच्चे ने कहा था मैम चिड़िया के माध्यम से पढ़ाई। तो बच्चे प्रत्याशा, प्रत्याशा का मतलब क्या होता है? इंतजार में, इंतजार में होंगे। नीड़ों, नीड़ों का मतलब क्या होता है? घोंसले, क्या होता है? घोंसलों में होंगे। झांक रहे होंगे, झांकना मतलब ऐसे इंतजार में देखना, क्या होता है? राह तकना। झांक रहे होंगे, राह तकना। यह ध्यान परो, परो का मतलब क्या होता है? पंख, पंखों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चंचलता का मतलब होता है तेजी, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए पक्षी के माध्यम से क्या बता रहे हैं यहाँ पर कवि हरिवंश राय बच्चन जी, कि मान लीजिए कोई पक्षी, मानना ही हमें और कुछ नहीं करना है, कि जब पक्षी सूर्योदय के समय दाना लेने के लिए, अपने बच्चों के दाना लेने के लिए उड़कर जाते हैं, आपने देखा है हमसे भी पहले पक्षी उड़कर जाते हैं अपने गंतव्य स्थान पर, जहाँ वह रोज दाना चुगते हैं, दाना चुगकर और अपने परिवार के लिए लाते हैं, अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं। ऐसे ही चिड़िया भी उड़ान भरती है और उड़ान भरकर जाती है और अपने बच्चे के लिए दाना चुगकर घर आने के लिए तैयार होती है। और ये घर कब आती है? बहुत सारा दाना चुगती है, और घर कब आती है? कि अब आकर अपने बच्चों के पास निवास करेगी, रहेगी। वो शाम को आती है जब सूर्यास्त होने वाला होता है, दिन ढलने वाला होता है। आपने देखा होगा जब शाम होने वाली है तो पक्षियों का एक हुजूम, बहुत बड़े बड़े ग्रुप अपने गंतव्य स्थान यानी अपने घोंसलों में जाने के लिए तैयार होते हैं। और वही समय होता है, देखिए सुबह का जो समय होता है ना, जो थोड़ा सा मतलब एकदम सूर्योदय नहीं होता है, धूप नहीं आई होती है, उससे पहले पक्षी उड़कर चले गए होते हैं। ऐसे ही जब पूरी तरह से सूर्यास्त नहीं होता है, होने वाला होता है, तब पक्षी थोड़े थोड़े उजाले में उसी समय में वहां अपने घोंसलों में आ जाते हैं। और आप नोटिस करेंगे कभी कि जब पक्षियों के जाने का जो समय होता है, वातावरण जो आसमान का दिखाई देता है, वही सेम वातावरण सूर्यास्त के समय भी होता है जब वे घर लौटते हैं, सेम वातावरण में। आपके शायद एक कविता और है, उषा कविता है, वो पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उषा और संध्या कैसे सेम है। तो उषाकालीन समय में पक्षी अपने नीड़ों को छोड़ देते हैं और संध्याकालीन समय में पक्षी अपने नीड़ों में प्रवेश कर जाते हैं, घोंसलों में प्रवेश कर जाते हैं। तो यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी क्या कह रहे हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि चिड़िया के जो बच्चे हैं वो चिड़िया की राह देख रहे होंगे, इंतजार कर रहे होंगे। कहाँ पर इंतजार कर रहे होंगे? वो घोंसलों में इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। नीड़ों से आप इमेजिन करिए, यहाँ एक घोंसला है, इस तरह से घोंसला है, और मुझे चिड़िया बनाना नहीं आता है। ऐसे मान लीजिए ये चिड़िया के बच्चे हैं, तो कैसे उनकी चोंच खुली हुई रहती है। हम कभी कभी देखते हैं ना, साक्षात तो नहीं देखा, लेकिन फिल्मों में या सोशल मीडिया पे आजकल मतलब सारी चीज़ें आपको गूगल पे मिल जाएगी कि बच्चे कैसे चिड़िया के झांक रहे होते हैं, ऐसे जिनके अंदर पंख भी नहीं आए हुए हैं, ऐसी कोमल कोमल स्किन होती है और उनके बड़े बड़े चोंच खुले हुए से ऊपर दिखाई देते हैं। और वे देखते हैं हमारी जो माँ है, हमारे जो माता पिता है, वो कब आएंगे हमारे लिए दाना लेकर। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे कि बच्चे, चिड़िया के बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे और घोंसलों से बाहर मुंह निकाल कर और देख रहे होंगे कि हमारी माँ है वो कब आएगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता, यह ध्यान
एक माँ है चिड़िया, और वो चिड़िया इमेजिन कर रही है, वो सोच रही है कि मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसे ही जब माता पिता जब किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, हम मनुष्य की बात करते हैं, माता पिता जब किसी काम से बाहर जाते हैं तो वो यही सोचकर घर आते हैं, जल्दी से अपने पैरों में चंचलता भरकर, जैसे चिड़िया अपने पैरों में चंचलता भरती है, तेजी लाती है, यही सोचकर कि मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे मेरा कि मैं कब घर लौटूंगी। यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, यह ध्यान कि मेरे बच्चे घोंसलों में मेरा इंतजार कर रहे होंगे, यह ध्यान जब उसके मन में आता है तो वो अपने पंखों को और ज़्यादा तेज चलाने लग जाती है कि बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे, रात होने वाली है क्योंकि दिन ढलने वाला है, तो मुझे अपने पैरों में और चंचलता भरनी है और ताजगी भरनी है और अपने बच्चों के पास पहुंचना है, वो उसकी मंजिल है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि ये जो दिन है, ये जीवन रूपी जो दिन है, वो जल्दी जल्दी समाप्त होने वाला है। जो हमें कार्य करने हैं, चाहे पक्षियों को करने हैं, चाहे मनुष्यों को करने हैं, किसी को भी करने हैं, सही समय रहते कर लेने चाहिए। तो बच्चों अब देखिए यहाँ आता है हमारा प्रसंग। अब देखिए बच्चों, जो मैंने संदर्भ प्रसंग आपको अलग अलग बताया था, यहाँ पर पूरा प्रसंग में ही दिया गया है। आप चाहो तो मैंने जो संदर्भ प्रसंग बताया वैसे भी लिख सकते हो, जिसको याद आता है कि संदर्भ अलग होता है, प्रसंग अलग होता है, और जिसको लगता है कि नहीं हम तो एक साथ ही लिखेंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि आपके कहीं पर भी मार्क्स कटने वाले हैं, नहीं कटने वाला है, कोई नहीं काटने वाला है अगर आपने दोनों चीजें इसमें लिखी है तो प्रसंग देखिए क्या है कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से उद्धृत है। इस गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है और इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। पूरी कविता में आपको प्रसंग एक ही लिखना है, एक ही तरह का इसमें प्रसंग है, चाहे आप मनुष्य की बात करते हो, चाहे आप पक्षियों की बात करते हो, चाहे आप कवि के स्वयं की बात करते हो। तो हमने दो चीजें यहाँ पर पढ़ी है, हमने मनुष्य की बात करी है जो पथिक के रूप में था, हमने पक्षियों की बात करी है जो एक दूसरे जीवन की बात करी है जो पक्षी के रूप में थे, जो अपने बच्चों की इंतजार को ध्यान में रखकर अपने मन के अंदर चंचलता भरते, परों में अपने पंखों में चंचलता भर के अपने घर पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसे ही जो राहगीर था वो भी सोचता है कि मेरी मंजिल दूर नहीं है, मैं थका हुआ हूं तो क्या हुआ, लेकिन मंजिल दूर नहीं है, मैं जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंचूं। अब हम करेंगे उसके बाद में तीसरा। तो अब देखिए इसकी व्याख्या क्या है। कवि प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देता है कि चिड़िया भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है, वे शीघ्र अतिशीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहती है। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। यह ध्यान आते ही उनके पंखों में तेजी आ जाती है और वे जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंच जाना चाहती है। ठीक है, अब देखते हैं विशेष में क्या है बच्चों कि उक्त काव्यांश में कवि यह कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। अब बच्चों आप कहोगे वात्सल्य भाव क्या है? जहां पर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम कर रहे हैं तो वहां कौन सा भाव हम उनके ऊपर न्यौछावर कर रहे हैं? वत्सलता का। किसका? वत्सलता का। तो रस की बात करते हैं तो वात्सल्य रस है, और ये वात्सल्य रस कब आता है? जब किसी के प्रति, किसी के मन के अंदर किसी और के प्रति ममता होती है। ममता यानी कि प्रेम का भाव। अब ये प्रेम का भाव बच्चे के रूप में हो सकता है, यानी कि एक माँ अपने बच्चे से प्रेम कर रही है या एक पिता अपने बच्चे से प्रेम कर रहा है, ठीक है, या फिर एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से प्रेम कर रहा है, बड़ी बहन अपनी छोटी बहन से प्रेम कर रही है। तो जहां भी कोई बड़ा व्यक्ति है वो अपने छोटे से प्रेम करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वात्सल्य प्रेम हो जाता है। कौन सा? वात्सल्य प्रेम, और जिसे क्या कहते हैं? ममता कहते हैं। तो वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है, चाहे मनुष्य हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, कोई भी हो, सभी में वात्सल्य भाव होता है। दूसरा देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है कि पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। दृश्य बिंब करता है या नहीं करता है? अब ये दृश्य बिंब क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि बिंब बताया है, दिन बताया है, किसको? हमारे जीवन को दिन की संज्ञा दी गई है। वैसे ही क्या कहा है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। बस एक पंक्ति इतनी देती और हमारे सामने एक सीन आया नहीं आया,
आपके सामने वो सीन आया कि बच्चे कैसे घोंसलों से बाहर चोंच निकालकर झांक रहे होते हैं, कैसे चिड़िया का इंतजार करते हैं, और जब चिड़िया आती है तो सारे बच्चे अपना मुंह खोलकर ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर होने लगते हैं, और चिड़िया सबके मुख के अंदर एक एक दाना डालती रहती है, और पीस पीस के, और फिर वो बच्चे दाना खाते हैं। तो आप ये सीन इमेजिन कर सकते हो ना। तो उसे क्या बोलते हैं, दृश्य बिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, दृश्य बिंब, कि कोई ऐसा बिंब, कोई ऐसा पहलू, कोई ऐसा वाक्य प्रकृति का जो हमारे सामने कहने के आधार पर, कहने के साथ ही साक्षात प्रकट हो गया है, उसे क्या कहते हैं, दृश्य बिंब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। अब यहाँ हम बात करते हैं तत्सम शब्दावली, जैसे नीडो, जैसे प्रत्याशा और परो, ठीक है, ये सब क्या है, तत्सम शब्द है। तो यहाँ तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग हुआ है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आप बार बार ये लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सरल सहज भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति हुई है। तो ये भाषा की बात भी आप लिख सकते हो, चाहे कोई भी चीज आ जाए आप भाषा को यहाँ व्यक्त कर सकते हो। अब चलते हैं हमारे लास्ट यानी कि तीसरे पद्यांश की तरफ। पहले पढ़ लेते हैं इसको। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर्मे विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब देखिए यहाँ पर कवि के बारे में बात की जा रही है, कवि स्वयं के बारे में कवि स्वयं के बारे में बता रहा है। पहले बताया उन्होंने राहगीर यानी पथिक के बारे में, दूसरे बताया उन्होंने चिड़िया के माध्यम से यानी कि पथिक के माध्यम से बताया कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है क्या है, चिड़िया के माध्यम से बताया कि दिन का जल्दी जल्दी ढलना क्या है। अब यहाँ स्वयं को लेकर बता रहे हैं कि कवि के जीवन में अगर दिन जल्दी ढलता है तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मुझसे मिलने को कौन विकल। अब यहाँ कवि कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, मैं चल रहा हूं, लेकिन मैं किसके लिए चलूं, मुझसे मिलने के लिए कौन विकल, विकल का मतलब क्या होता है, व्याकुल है, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है, जिसके लिए मैं अपने कदमों में चंचलता भरूं, कि मुझसे मिलने के लिए तो कोई नहीं है, मेरे घर पर कोई मेरा इंतजार नहीं कर रहा है, मुझे ऐसा नहीं लगता है। मतलब कवि को ये पता है कि मैं अगर घर जाऊंगा तो मैं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई ऐसा पहलू नहीं है, कोई ऐसा आधार नहीं है जिसको देखकर मैं प्रसन्न होऊंगा, जिसको मैं वहां पहुंचकर मेरे मन में हर्ष हो जाए, ऐसा कोई वहां पर पहलू नहीं है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। यहाँ पर तो चिड़िया के लिए बच्चे व्याकुल थे, राहगीर के लिए उसका परिवार व्याकुल था, लेकिन मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल है ही नहीं, तो मैं अपने पैरों में चंचलता क्यों भरूं भाई। मैं हूं किसके हित चंचल, हित किसकी भलाई के लिए, कि मैं किसकी भलाई के लिए या किसके पास पहुंचने के लिए अपने कदमों में चंचलता भरूं, अपने कदमों में तेजी लाऊं, मैं ऐसा कार्य करूं, मैं फटाफट वो कार्य करूं जिससे मैं वहां पहुंच जाऊं और वो खुश हो जाए। ऐसा कोई भी मेरे जीवन में नहीं है। तो वे यहाँ पर प्रेम की आपूर्ति की, यानी कि उनका जो प्रेम है वो अपूर्ण है, उस अपूर्ण प्रेम की यहाँ पर अभिव्यक्ति वो कर रहे हैं। यह प्रश्न शिथिल, शिथिल का मतलब होता है कमजोर, शिथिल का मतलब क्या होता है, कमजोर करता पद पैरों को, भरता उर में हृदय में, विहलता है बेचैनी है, बेचैनी, कि यह प्रश्न शिथिल करता। जब मेरे मन के अंदर, कवि कह रहे हैं हरिवंश राय बच्चन जी, कि जब मेरे मन के अंदर यह प्रश्न आता है कि मेरे लिए तो कोई व्याकुल ही नहीं है। यहाँ हरिवंश राय बच्चन जी अपनी प्रेमिका से मिलना चाहते हैं, लेकिन प्रेमिका उनके पास है ही नहीं। वे कह रहे हैं कि मैं अपने प्रेम को जाकर कहाँ पर व्यक्त करूँ, मेरे लिए कोई वहाँ है ही नहीं मेरे घर पर, तो मैं किस लिए अपने पैरों में चंचलता भरूँ। यह प्रश्न मेरे मन में जब भी आता है, हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन में यह प्रश्न जब भी आता है, तो वह ये सोचते हैं कि मैं किसके लिए अपने पैरों में चंचलता भरूं। ये सोच के उनके जो पैर है वो कमजोर हो जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं, और उनके हृदय में बेचैनी हो जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि ये जो दिन है वो जल्दी जल्दी जा रहा है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिसके सामने मैं अपने प्रेम को व्यक्त कर पाऊं।
ठीक है, अब चलते हैं हम इसके प्रसंग की तरफ। प्रसंग हमारा सेम रहेगा कि प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोप भाग 2 में संकलित गीत दिन जल्दी जल्दी डलता है से उद्धृत है और इस गीत के रचयिता हरिवंश राय बच्चन जी है। तो हमको ये 3-4 चीजें हमको याद रखनी है, एक तो ये और एक हमारे हरिवंश राय बच्चन जी, इनको लेके हमें हमारा प्रसंग पूरा करना है। इस गीत में कवि ने एकाकी जीवन की कुंठा, कुंठा का मतलब होता है कि अकेले जीवन की का जो दुख होता है, आप इसे पीड़ा बोल सकते हैं, आंतरिक पीड़ा, आंतरिक पीड़ा तथा प्रेम की व्याकुलता का वर्णन किया है। व्याख्या देखिए कि कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता। वह अकेला, कवि अपने आप को इस संसार में अकेला महसूस कर रहा है और वो कह रहे हैं कि इस कारण से मेरे जीवन में कोई है ही नहीं जिसके लिए मैं मिलने के लिए अपने पैरों में चंचलता भरूं। ठीक है, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। उत्कंठा का मतलब होता है उल्लास से, उल्लास से कोई उसका इंतजार नहीं करता है। वह भला किसके लिए भाग कर जाए। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है कि मेरे मन के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसके कारण मेरे मन में प्रेम जगे। कवि के मन में यह प्रश्न आने पर उसके पैर शिथिल हो जाते हैं। शिथिल का मतलब कमजोर पड़ जाते हैं, पैर धीमे हो जाते हैं, पैर रुक जाते हैं। उसके हृदय में यह व्याकुलता भर जाती है कि दिन ढलते ही रात हो जाएगी और रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। यह सोच कर कि दिन ढल जाएगा तो मैं किसके पास जाऊंगा, मेरे पास वह है ही नहीं। मतलब कि वे अपनी प्रेमिका की बात कर रहे हैं, अपनी पत्नी की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनकी पत्नी नहीं थी उनके साथ में, इसलिए वो अपनी प्रेमिका की याद में ये बात कह रहे हैं कि मेरे पास तो कोई है ही नहीं कि मैं जिसके पास जाऊं और मैं शांत हो जाऊं। तो मेरा मन तो अशांत है, हमेशा व्याकुल है, बेचैन है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं हम हमारे विशेष की तरफ। एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति के मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है कि जो अकेलेपन का जीवन बिताता है उसके मन में किस तरह की कुंठा होती है। दूसरा देखिए, सरल सहज भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मुझसे मिलने म आया है, अनुप्रास अलंकार, मैं हूं किसके हित, चंचल में प्रश्न अलंकार, किसके हित, ये प्रश्न अलंकार, ये कोई अलंकार नहीं है लेकिन इसमें रख लिया है ऐसा। तत्सम प्रधान शब्दावली जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास हमारी यहीं पर है। चैप्टर दी एंड हो चुका है, बहुत समय लगा है, 4 लेक्चर लग गए हैं जीवन परिचय से लेकर 2 कविताओं को पूरा करने में, क्योंकि आत्म परिचय जो कविता है काफ़ी लंबी थी और उसको 1 लेक्चर में पूरा करना थोड़ा मुश्किल था। आज हमारी ये दूसरी कविता भी पूरी हो गई है, बहुत ही अच्छी कविता है। भावों को देखें तो हालावादी युग के प्रवर्तक माने जाते हैं हरिवंश राय बच्चन जी। हालावाद का नाम जब भी आता है आप बच्चन जी का नाम लिखिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। और इसके बाद जो क्लास होगी हमारी वो होगी ऐप पर होगी, क्योंकि इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करेंगे और वो हमारी फ्राइडे को होगी। तो आप वेट करिए, तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।